Just 1 second. Okay, चलो. So guys, good afternoon everyone. This side विपुल शाह एंड इस बार अपन ग्रुप 2 में पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. अच्छा, कितने लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? अच्छा, ठीक है. तो आपके लिए मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया. ठीक है, चलिए. बाकी सब लोग जानते हैं क्योंकि ग्रुप 1 में थे, इसलिए वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ. ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग, जैसे ग्रुप 1 में अपन ने पढ़ा था टैक्स, है ना, एकदम आसान था. कि उससे काफी आसान है. ओके, तो पहले एकदम आसान सब्जेक्ट है, वेरी इजी सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. मतलब रियल लाइफ में इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको. तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. टोटली 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 30 मार्क्स का जो सिलेबस है, जो प्योर थ्योरी है, जिसका नाम है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. ओके, तो ये अपन पहले कंप्लीट करने वाले हैं एंड बाद में फिर अपन एफएम स्टार्ट करने वाले, जो पूरा कैलकुलेशन पार्ट है. इसमें कैलकुलेशन है, बट एडवांटेज यहाँ पे एवाई कोई चक्कर नहीं, डरने की बात नहीं है. अमेंडमेंट नहीं, कुछ भी नहीं. एक बार रट ले तो कितने भी अटेम्प्ट लगे कुछ तकलीफ नहीं है. तो मतलब नहीं, मैं आपको क्या, मैं डीटी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को टेंशन देंगे इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं. एकदम सिंपल सब्जेक्ट है. मतलब इतना आसान नहीं, बट यस, कंपेयर टू टैक्सेशन यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी इजी. हाँ, मतलब उसमें प्रोविजन नहीं, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रेट प्रोविजन या प्रोविजन, मतलब स्ट्रेट कट टू कट दिया है एंड अकॉर्डिंगली अपने को सॉल्व करना है. ठीक है, आज मैं आपको पहले सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है. फिर अपन जाएंगे डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि मेरे लिए पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इनिशियली विल स्टार्ट विद थ्योरी. उसका रीजन है ताकि मेरे को मैक्सिमम समय क्या मिलेगा, न्यूमेरिक्स के लिए मिलेगा. तो इसमें अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो दैट इज द पर्पस आई एम टेकिंग थ्योरी फास्ट. एंड बाद में फिर बच्चों का अटेंडेंस कम हो जाता है, फिर बच्चों की हम थ्योरी घर पे करेंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ. न्यूमेरिकल टॉपिक आके तो घर पे जा ही नहीं सकता, है ना, घर पे आएगा नहीं. तो ये स्ट्रेटेजी है आपका अटेंडेंस कंट्रोल करने के लिए. इसलिए इसी पार्ट में पहले कवर करेंगे एंड फिर जो लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, वो अपन बाद में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, टाइमिंग अपना होगा 4:15 टू 5:30. क्या टाइम होगा? 4:15 टू 5:30 होगा. एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल एक्सटेंड इट. लेट्स सी, मतलब अगर मेरे को लगता है कि जरूरत है तो बढ़ेगा. एट द मोस्ट 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. एंड बाद में संकेत सर का लेक्चर है, तो देखते क्या होता है. चलिए, सो अभी सबसे पहले अपन देखेंगे, आज एकदम बेसिक डिस्कशन करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्ड कितने लोगों ने सुना है. ये वर्ड कितने, मैं टेक्निकल में नहीं कि हाँ सर सुना है, तुमने फर्स्ट टाइम देखा है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने, तो हाथ ऊपर करो ना. वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कितने लोगों ने. ऐसे मत करो, मैं समझता नहीं, ऐसे मत, ऐसा करो ना, ऐसे मतलब 50%. तो सबने सुना है ना. ऑनलाइन आपने सुना है क्या वर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट? यस. तो पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है. अच्छा, इसमें से कौन सा वर्ड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैनेजमेंट वर्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, डू यू मैनेज योरसेल्फ? तभी तो क्लास में है ना, मैनेज किया ना इसका शेड्यूल कि 2 बजे क्लास है, 3 बजे क्लास है. सो मैनेजमेंट हर एक आदमी करता है. तो व्हाट इज मैनेजमेंट? चलो हम बेसिक वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है बेसिक. आप मैनेज करते हैं कि नहीं? आप दिन का शेड्यूल प्लान करते हैं कि नहीं? मैंने भी दिन का शेड्यूल प्लान किया कि आज क्या क्या करना है. आपने भी प्लान किया है कि 2 to 6:30 क्लास पे जाना है, 7 बजे या तो घर पे जाना है तो डेट पे जाना है. सो पूरा प्लानिंग रेडी है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? यस, मैं तो बताऊंगा, बट आप बताएंगे तो मजा आ जाएगा. यस, ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं कि मैनेज करना मतलब क्या. अपने, अच्छा आपको मैनेजमेंट नहीं हुआ ग्रेजुएशन में कहीं पर? ये मैनेजमेंट हुआ ही नहीं, क्या बोल रहे हैं? हुआ है ना. हाँ, तो गेटिंग एक्ट, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? क्या वो मैनेजर रहता है? क्या वो मैनेजमेंट रहता है? सो मैनेजमेंट का मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में? हाँ बोले, बोलो ट्राई. बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज का पहले लेक्चर है, एकदम आराम से होगा. हाँ बोलो. ओके, तो मैनेज करना मतलब एक्टिविटी को प्लान करना, बराबर है ना. बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एकदम सिंपल है. मुझे डिसीजन लेने पड़ते आपको बहुत सारे, है ना. यू हैव टू प्लान योर डे, मतलब क्या, आपको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आज क्या करना है. घर में कोई फंक्शन है तो अपने को डिसीजन लेना पड़ता है कि आज क्या क्या करना है. ठीक है, वो एक जनरल पार्ट था. अभी बनाते हैं सब्जेक्ट जरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है.
फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फाइनेंस? अच्छा, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, बोलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फाइनेंस? और ये अपना सिलेबस है, टोटल 11 चैप्टर्स है, तो अभी अपन पहले 8, 9, 10, 11 कंप्लीट करेंगे। ये 7 चैप्टर है, बट मेरे इसमें वो 14 to 16 चैप्टर होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने काफी चैप्टर मर्ज करके दिए। मैं आपको वो अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एक साथ इतना पढ़ना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो उसको मैंने थोड़ा पहले जो 7 चैप्टर है, मैंने उसका सीक्वेंस भी चेंज किया है और उसको एकदम प्रॉपर अरेंज किया है, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो। सो दिस इज योर सिलेबस। तो पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर 2 थ्योरी है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। तो आज मैं आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करना है, उसको बोलते हैं बर्ड व्यू, कि एग्जैक्टली है क्या इस सब्जेक्ट में। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, टैक्स तो थोड़ा बहुत पता था, बट ये टोटली आई थिंक मेरे हिसाब से अगर हाँ कोई बीबीए कर रहा है तो उसने पढ़ा है। एनीवन डूइंग बीबीए है ऑनलाइन, एनीवन? तो बीबीए में सब्जेक्ट है, बट बीबीए का स्किल काफी आसान है, अपने को बहुत हाई, हाँ, कंपेयर टू दिस बहुत हाई स्किल पे पढ़ना है टॉपिक, मतलब कंपेयर टू बीबीए बोल रहा हूँ। यस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस? यस, एनी? अच्छा, ठीक है। डू यू मैनेज मनी? आप पैसे मैनेज करते हैं क्या? सब लोग करते हैं, बताओ क्या करते हैं? मैनेज करते हैं मतलब क्या करते हैं? बस वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ओनली थिंग वी हैव टू डू इट फॉर कॉर्पोरेट्स, तो वो स्केल थोड़ा बड़ा रहेगा, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेम। बताइए आप क्या करते हैं? यस, डू यू मैनेज मनी? क्या नहीं करते? जितना मन में खर्च कर डालते, डायरेक्ट पेटीएम करो, नहीं ना? हाँ, तो बताओ ना क्या होता है? करेक्ट, कितना मनी किधर खर्च करना हम डिसाइड करते हैं, है ना? करेक्ट, वन एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी गुड। और कि हाउ मच टू स्पेंड, वेरी गुड, करेक्ट है पॉइंट। और हाँ बोलो ना। और अरे शर्मा मत, सरनेम शर्मा नहीं है ना? हाँ, जिसका सरनेम रोहित शर्मा, तो ठीक है। हाँ, तुम बताओ, तुमने तो कर किया है, तुम करते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो क्या करते बताओ? सेविंग करते हैं, करेक्ट। तो सेविंग करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, मतलब उसने जो कहा कि कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा बचाना है। अच्छा, खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा, मतलब पैसे को लेके आना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में खर्च करने से पहले अपने को कौन सा प्लानिंग करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं। राइट नाउ आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं? पेरेंट्स, करेक्ट ना? बट कॉर्पोरेट को सोचना पड़ेगा कि इतना पैसा कहाँ से लेके आना है। अच्छा, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पहले कहा कि सब खर्चों का प्लानिंग करना, ओके, कि कहाँ पे खर्च करना और कितना सेव करना है, एकदम ओके। उसके पहले डिसाइड क्या करना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा। उसके पहले और क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? या एक फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट, आज का लेक्चर जनरल है, आज अपन कुछ सब्जेक्ट का डिस्कस नहीं करेंगे, मैं पढ़ाना कल से स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ हर एक चैप्टर का, एग्जैक्टली उसमें पढ़ना क्या है, मतलब आपको एक आइडिया आएगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। और फिर अपन जैसे मैंने टैक्स में कोई आते तो 3-4 दिन एकदम बेसिक्स पढ़ा था, ताकि आप जब टैक्स में आओ तो आपको इजी लगे, वैसे मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे 3-4 दिन की जरूरत नहीं है, 1 डेज इनफ फॉर मी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इतना टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं लाइक टैक्स। सो यहाँ पे इतना 4 दिन, याद है अपने टैक्स में अपन ने 3 दिन खाली, मैंने कहा था नोट्स की जरूरत नहीं, पूरा एक बेसिक बेस क्रिएट किया था, ताकि फिर समझने में आसान होता है। बस आज का एक ही लेक्चर लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। यस, सबसे पहले क्या होता है, लेट्स से आप कंपनी के सीईओ, तो क्या करेंगे आप? फाइनेंस, क्योंकि आप आगे जाके इसका काम करने वाले, इसलिए तो आपको सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको क्लास में कहा था कि 5 साल तक, 5 साल के बाद, 5 या 10 साल के बाद, मतलब आफ्टर रिजनेबल एक्सपीरियंस यू विल बी ट्रीटेड एज अ, मतलब आपको सीएफओ के लिए आप एलिजिबल हो। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो ये आता है वेडनेसडे को, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट का पेज आता है, उस पर चेक करना, रिक्वायर्ड सीएफओ है ना, या फिर फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन सीए आईसीडब्ल्यू एक्सपीरियंस 5 to 10 years। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे टैक्स इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे एफएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिलेबस से वैसे डिजाइन किया है, क्योंकि हर एक चीज अपने को लगती है, बीइंग अ प्रोफेशनल, जब क्लाइंट आएगा तो आपका सबका नॉलेज होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है? पहले डिसीजन लेना है
कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एंड अरे ना, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे, जैसे कहाँ पे लेना है, उसके पहले भी और एक देखना पड़ता है कि मेरे पास कितना पैसा है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पैसा मैं देखूंगा। अच्छा, मेरे पास कितना पैसा, उसमें बोरोड कैपिटल में इंक्लूड है क्या? लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि अपने पास बिजनेस स्टार्ट करना है एक्स वाई जेड, तो उसमें दो प्रकार के कैपिटल है। आप एक खुद का कैपिटल लेके आओगे और दूसरा, खुद का मतलब राइट नाउ पेरेंट्स का रहेगा, एंड बाद में आप बैंक से क्या करोगे, लोन लोगे। तो दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है ओनर्स कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल, बराबर है क्या? हाँ, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में बस इसमें मर्ज हो गया। ये इसमें चैप्टर 4 दिख रहा है आपको, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें अपन वो सीखने वाले हैं कि कंपनी को अगर लेट से कोई बिजनेस करना है ना। कोई भी आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका पर्पस क्या, पैसा कमाना है। तो इस ये जो अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले, इसके दो ऑब्जेक्टिव ये है, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर 1 में। अब आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको भी समझ नहीं आएगा, सो गिव मी सम टाइम, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, मेरे को पैसा कमाना है, करेक्ट। और उसके लिए दो चीजें क्लैरिटी होना जरूरी है कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो कितना पैसा है, ये दो चीजों पे डिपेंड है। एक, खुद का पैसा कितना है, जैसे आज आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पेरेंट्स का खुद का सेविंग रहेगा जो आपको दे सकते हैं। सेकंड, आप बाहर से कितना बोरो कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। आपको भी लिखना नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्या क्या टर्म में कवर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिखना आपको। तो उसमें क्या क्या रहेगा, बोरोड कैपिटल प्लस किसका रहेगा, ओनर्स कैपिटल, है ना। इसको और एक नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, शायद आपने सुना रहेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इफ यू रिकॉल बैलेंस शीट, इफ यू कैन रिकॉल बैलेंस शीट, है ना, फिक्स एसेट ऐड करो, करंट एसेट ऐड करो, दोनों का टोटल, उसमें से लायबिलिटी साइड पे क्या करो, करंट लायबिलिटी माइनस करो, जो बचेगा उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें फिर डिबेंचर रहता है, देखो टर्म लोन रहता है, लोन फ्रॉम बैंक रहता है, बस वही तो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका आपका जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया। कौन सा है इसमें टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अभी सुनिए, आप पैसा कहीं से भी रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बताओ क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ओनर्स कैपिटल मतलब आपका खुद का पैसा है, बताइए। अभी अपन बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, पर्सनल लेवल पे आप पैसा किससे लोगे, दोस्तों से लोगे या बैंक से पर्सनल लोगे, है ना। बताओ कॉर्पोरेट लेवल पे कहाँ से पैसा आ सकता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, हो सकता है कि नहीं। तो ये है बोरोड कैपिटल के 5 सोर्सेस, मतलब बहुत सारे हैं, पर अभी आज अपना पहला लेक्चर है। आज का आपको कुछ एक्सपेक्टेशन से मत बैठना, मैं कल से पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूँ। बस आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरे सिलेबस का कि कैसे वो सिलेबस डेवलप किया है, ताकि आप पढ़ते समय आपको आइडिया कि अच्छा इसमें ये है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अपने को समझ में आता है कि जो मैंने पैसा बोरो किया है ना, उसके लिए मैं कितना पैसा दे रहा हूँ। अच्छा सुनो, पैसा आप कहीं से भी रेस कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने कहा मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, लेट्स से पेरेंट्स आर रेडी टू गिव यू 8 लाख रुपीज, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 2 लाख रुपीज। आपने कहा 2 लाख रुपए में बैच पे लेता हूँ, है ना, क्योंकि बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि अपन नए बिजनेसमैन है, दोस्त अपने भरोसा नहीं करेंगे न्यू इन्वेस्टमेंट पे। तो 2-3 लाख रुपए आपने बोरो किया। अभी बोरो कहां से करेंगे, आपने मार्केट से उठाया पैसा। अभी मार्केट बनने का कि मैं तेरे को 3 लाख रुपए देता हूँ, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली 2% रहेगा। कितना रहेगा, मतलब 3 लाख के लिए मंथली बैच 6,000 रुपया, है ना। 3 लाख का 2% कितना हो गया, 6,000। साल का कितना हो गया, 72,000, बराबर है। सो 3 लाख के लिए 72,000 रुपए साल का बैच, मतलब लगभग 4 साल में वो डबल हो जाएगा। तो विल यू बोरो मनी एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ डू यू डिसाइड कि आप कितना बोरिंग पे कॉस्ट खर्च कर सकते हैं, कैसे डिसाइड करोगे। एज्यूम करो कि यू नीड 10 लाख रुपीज,
एंड देयर इज नो ओनर्स कैपिटल, आपको पूरा पैसा बाहर से लाना है। चलो उन्होंने कहा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, यू हैव टू, बस एजुकेशन तेरे को करा के दिया, पैसा दिया, आगे का तू तेरा देख, नहीं तो कहां से लाएंगे पेरेंट्स, कौन थोड़ी करेंगे आपके लिए। तो बताइए 10 लाख आपको बाहर से लाना है, आपके बोरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कहां से पैसा बोरो करना है, हाउ विल यू टेक दैट डिसीजन, क्या क्राइटेरिया रहेगा बिफोर यू बोरोइंग एनी अमाउंट, बिकॉज फॉर एवरी बोरोइंग देयर इज अ कॉस्ट, इक्विटी के लिए डिविडेंड है, प्रेफरेंस के लिए डिविडेंड है, डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट है, टर्म लोन के लिए इंटरेस्ट है, हर एक के लिए कॉस्ट है कि नहीं, या तो डिविडेंड के फॉर्म में या तो इंटरेस्ट के, दो ही कॉस्ट होते हैं जब भी आप पैसा बोरो करते हैं, दो ही कॉस्ट, या तो डिविडेंड या तो इंटरेस्ट, दो ही है। हाँ, इक्विटी प्रेफरेंस है तो इक्विटी डिविडेंड है, डिबेंचर, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट में इंटरेस्ट है। तो आप कैसे डिसीजन लोगे, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा, हाउ डू यू डिसाइड कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ बोरिंग, क्या वो पैरामीटर है कि आप डिसाइड करोगे हाँ इससे मैं इतना बोरो कर सकता हूँ, हाउ यू डिसाइड दैट, क्या क्राइटेरिया रहेगा आपके हिसाब से कि आपको 10 लाख रुपए बोरो करना है, यू आर गोइंग टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस, तो आप क्या रहेगा आपका पैरामीटर, दो ऑप्शंस है डिसाइड करने के, एनीवन, बहुत इजी क्वेश्चन, जनरल नॉलेज अप्लाई करो ना, जनरल नॉलेज आज का लेक्चर, ये सब्जेक्ट ही जनरल नॉलेज का है, बहुत आसान सब्जेक्ट है एंड यू विल एंजॉय इट, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आप इमीडिएटली रियल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बोलिए। हाँ एक्सेलेंट, मैं वही बोला, उसने सही आंसर दिया कि सर आई ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट, आई ट्राई टू, हाँ यू वांट मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ बोरिंग और मिनिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम ना, इसलिए आपने कोई चैप्टर दिया है, ये कौन सा चैप्टर किधर गया, दिख रहा है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 4, वहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे बोरिंग का कॉस्ट निकालते हैं। तो आप जब कंपनी में काम करोगे तो आप मैनेजमेंट को बता पाओगे कि सर इसमें से ये सोर्सेस अपने लिए फायदे के हैं, आपको बोला जाएगा कि भाई इधर आ, 1,000 करोड़ अपने को रेस करना है, 1 महीने का टाइम देता है, रिपोर्ट बना के दे टॉप मैनेजमेंट को, तेरा प्रेजेंटेशन है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू कंपनी, यू गो टू बैंक, यू गो टू पब्लिक, यू डिसाइड, यू आर द फाइनेंस पर्सन एंड गिव अस रिपोर्ट कि कौन सा ऑप्शन कंपनी के लिए बेटर है, तो वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ दोनों साथ में चलते हैं, है ना, कैसे पैसा उठा के चलेगा क्या, मैं जहाँ पे रहता था ना वहां पे नीचे एक दुकान था, है ना, वो जनरल स्टोर्स, वो पैसा बैच पे देते हैं, उनका रेट है 10% बैच, बहुत ज्यादा है कि नहीं, मतलब एक साल में वैसे डबल कर डालते हैं, मतलब 3 लाख लिया तो मंथली 30,000 बैच देना है, लोगे क्या, नहीं, तो उसने कहा एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लोअर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लोअर, एग्री या डिसएग्री, बट स्टिल आप कैसे डिसाइड करोगे, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है ये 12 है, ये 15 है, 10 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है ना, तो एक क्राइटेरिया क्या है कि इसमें से आप लोएस्ट सिलेक्ट करोगे, आप बोलेंगे सर हम 10% पे जाते हैं, क्यों 10% पे जाते हैं, लोएस्ट है, और एक क्राइटेरिया हो सकता है, अच्छा डू यू एग्री विद दिस, 10% पे जाएंगे सबसे, उसने कहा लोएस्ट कॉस्ट, बराबर है, कोई बिजनेस में क्या चाहेगा मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अच्छा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग कॉस्ट कम क्यों होना चाहिए, बोलो ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि बोरोइंग कॉस्ट कम क्यों होना चाहिए, ताकि क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, बाप रे, प्रॉफिट बढ़ेगा, करेक्ट, बोरोइंग कॉस्ट भी नहीं होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हो ना उसके रिटर्न्स कितने हैं, तो सपोज लेट्स से जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न है 16%, कितने हैं, अभी आप मेरे को सोच के बताइए कि एज ए फाइनेंशियल, एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए सीएफओ, आप पहले इस पे ध्यान दोगे या वो पैरामीटर पे ध्यान दोगे कि मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से कितना रिटर्न आ रहा है, वो ज्यादा सुटेबल होगा डिसाइड करना, या फिर इसमें से जो लोअर है, मतलब दैट मींस यू हैव टू ऑप्शन नाउ, आइदर यू सिलेक्ट द मेथड ऑफ बोरोइंग बेस्ड ऑन विच इज द लोएस्ट वन, जो मैंने यहाँ पे लिखा कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उसने कहा सर 10%, मैंने कहा ओके, दूसरा अपने पास ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट रिटर्न्स कितने मेरे, उस बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा,
कि मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होना चाहिए। जैसे इसमें से आपने कौन सा डिसाइड किया, 10% बेटर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इन चारों को कंपेयर किया। मैं बोलता हूं भाई अपने प्रोजेक्ट के रिटर्न ही 9% है, अभी बताओ अभी 10 भी चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं बताओ। तो बताइए क्या, कैसे डिसाइड करना है फिर, ऑनलाइन आप बताओ कैसे। अभी मैंने आपको हिंट दिया इनडायरेक्टली कि क्या चेक करना है। यस, क्या चेक करना है। हाँ, तो सबसे पहले क्या चेक करने चाहिए बोलो, बोरोइंग कॉस्ट देखना है या प्रोजेक्ट के रिटर्न्स। हाँ, ये पहले देखना जरूरी है कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको सिनेरियो दिया है कि जहां पे रिटर्न्स ही प्रोजेक्ट के 9% है, तो वहां पे अदर देन शेयर कैपिटल देयर इज नो ऑप्शन। क्योंकि देखो बैंक का एफडी का रेट 7-8% है। बैंक पैसे कैसे कमाता है, जो बोरो करता है उसको ज्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, एंड जो इन्वेस्ट करता है उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर आपको 8% बैंक दे रहे हैं तो बोरोइंग रेट हैज टू बी 12, 13, 14। तो बैंक से जब आप बोरो करते हैं तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस के लिए ओडी ऑर्डर ऑफ 13-14% के आसपास है। मैं आपको बेयर मिनिमम बता, तो अगर बैंक का रेट ही 14% दे, प्रोजेक्ट खत्म ही हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मैं कहां पे इन्वेस्ट करना है ना, कौन हाँ मतलब, और प्रोजेक्ट के रिटर्न्स क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन बनता है फाइंड आउट व्हाट आर द ऑप्शंस एट, व्हाट आर द, कि हम कहां कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ठीक है, उसमें फिनेंस का रोल नहीं ज्यादा, अपना रोल कैलकुलेशन पार्ट में है। कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है उसमें अपना एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंस, और बहुत सारे फैक्टर पे कंपनी डिसीजन लेता है कि टेक्नोलॉजी क्या रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की क्या रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज क्या है। जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, 10 चीजें चेक की जाती है, फिनेंस इज वन पैरामीटर ऑफ इट। पूरा पैसे की वजह से भी डिसीजन ले सकते हैं कि अपन नहीं ले सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है ना, लेट्स से यू गॉट 5,000 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। तो आप उस पे जो पॉसिबल वही बिजनेस करेंगे, आप एकदम डिफिकल्ट बिजनेस करोगे क्या, है ना, कि मैं जुपिटर में लोगों को बेचता हूँ, मैं मेरा खुद का एक इसरो है ना, वैसे मेरा प्राइवेट बनाता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। खाली पैसे से काम नहीं होता है, टेक्निकल रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड है। तो फाइनेंस इज वन पैरामीटर, है ना। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक डिसीजन का एक पैरामीटर है, पूरा डिसीजन फाइनेंस में नहीं होता है ना। बाकी बहुत सारी चीजें, इफ यू गो फॉर अदर कोर्स, एमपीएससी यूपीएससी, फीस इससे भी कम है। जाते हैं क्या अपन, नहीं जाते, क्योंकि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर सबसे पहले मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि इन प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको भी 3-4 ऑप्शन रखने पड़ेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फिर अपने को प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है बेस्ड ऑन रिटर्न्स। हाँ, अभी बताइए आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स है, कितने प्रोजेक्ट है, 4। उसमें से नॉर्मल अपन कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसमें रिटर्न्स क्या है, मिनिमम है कम है, ज्यादा है ना। दोनों गलत बताया मैंने। इसके लिए टॉपिक अपने को है कैपिटल बजटिंग, जो टॉपिक नंबर 5 है। तो कैपिटल बजटिंग में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे डिसीजन ले जाते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा डालना है। तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि कंपनी के पास 5 करोड़ रुपया है एंड दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस। आपको बताना कि कंपनी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, ए बेटर है, बी बेटर है या सी बेटर है। तो उसके लिए टॉपिक है कैपिटल बजट। तो मैंने आपको 2 टॉपिक का एक बेसिक आइडिया दे दिया। आज अपन नहीं पढ़ रहे, आज बस आपको समझना है कि सिलेबस क्या है। तो बोलो टॉपिक 4 में क्या सीखने को मिलेगा, सोर्स मतलब कहां कहां से पैसा अपन ला सकते हैं, एंड सेकंड उसका कॉस्ट कैसे निकालना है, क्योंकि कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कैन बी कंक्लूड कि अपने को ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहां पे रिटर्न से मेरा कॉस्ट कम होना चाहिए, है ना। मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रिटर्न 16% है, तो बताइए मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 16 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 16 से कम होना चाहिए, ज्यादा, कम, तभी तो मार्जिन मिलेगा ना अपने को कि 16% रिटर्न आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, कंपनी का फायदा कितना होगा, 6% है। तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना है, प्रोजेक्ट कौन सा इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करना है। सबसे पहले डिसीजन लेना है कि कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, बट दैट इज नॉट टेकन प्योरली ऑन फाइनेंशियल बेसिस। उसमें जैसे मैंने कहा कि आपके पास 5,000 करोड़ है, तो आप खुद का स्टार्ट करोगे, लोगों को मैं ऊपर बेचता हूँ, आप अलग ही ऊपर बेचोगे लोगों।
है ना। पैसे मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए स्किल सेट भी चाहिए, रिसोर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, नॉलेज चाहिए, हर चीज पैसे से नहीं होती है ना। पैसा मतलब आदमी आमिर बन सकता है क्या? नहीं, आमिर मतलब आमिर खान नहीं, रिच बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये हो गया टॉपिक 4 एंड 5। तो 5 में ऐसे मैं आपको अलग अलग टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक स्टेप हो गया, वन ऑफ द स्टेप हो गया कि अपने को देखना है कि प्रोजेक्ट के रिटर्न्स कितने हैं, मतलब उसके लिए अपने को देन पैसा कहाँ से लाना है। तो ये आपका काम होगा। आपको बोला जाए कि भाई देख, अपन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, रिटर्न्स 12% है ना, तो आइडेंटिफाई कर कि एक महीने में तो कहां से हमको पैसा लाके दे सकता है। अपने को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 6% के ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि रिटर्न से कितना है, 12% है। ओके, एंड आप कोई बता सकता है सबसे चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आपके हिसाब से कौन सा है? सबसे चीपेस्ट इक्विटी कैपिटल है या बोरोड कैपिटल है? इक्विटी कैपिटल, एकदम करेक्ट, क्योंकि बोरोड कैपिटल में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है प्लस वो लोन सिक्योर्ड होता है। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो एसेट बेच के बैंक पैसा वसूल करती है, शोल्डर बेचारे घर के होते हैं, इधर मारो सह लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको डिविडेंड देना पड़ता है, बट वो कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है। प्रॉफिट होगा देना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं हो तो भी हुआ तो भी देखेंगे कंपनी कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, करेक्ट ना? सॉरी, यस। तो हाँ, लेकिन अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो शेयरहोल्डर नाराज होते हैं, फिर या तो वो आपके शेयर का प्राइस गिर सकता है या फिर वो बेच के किसी और कंपनी का ले सकते हैं। बट कम अगर 6% है तो देन शेयर ऑप्शन क्या है, बेटर है, दूसरा चॉइस ही नहीं अपने पास, है ना। तो ये भी डिसाइड किया जाता है। तो ये हो गए, कौन से दो गए बोलो? चैप्टर 4 एंड 5 का मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया कि इसमें अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं चैप्टर 1 में आता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने क्या क्या सीखा? पहले आपने को अलग अलग प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करना है कि कौन से प्रोजेक्ट बेस्ट है, ये फाइनेंस आपका काम होगा। सेकंड, पैसा बोरो कहां से करेंगे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होना चाहिए अपना, रिटर्न से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, एक्सेलेंट। उसके बाद और एक स्टेप है, पैसा जब प्रोक्यूर होगा, प्रोक्यूर मतलब आप लेट से आपने डिसाइड किया, एग्जांपल दे रहा हूं, 60 करोड़ इक्विटी से लाना है एंड 40 करोड़ बैंक से लोन लेना है, ये आपने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन विल बी डूइंग। ये आपको धीरे धीरे में सब पढ़ाऊंगा कि कैसे डिसीजन लेना है। अभी पैसा लाने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या है, उस पैसे का सही एलोकेशन होना भी क्या है, जरूरी है। अगर पैसे का सही यूज नहीं हुआ तो, जैसे आपका एक पॉकेट मनी फिक्स रहेगा कि पर मंथ आपको इतना अमाउंट आ रहा है, अगर आपने कैसे भी खर्च कर दिया तो पॉकेट मनी कम पड़ेगा कि नहीं? डैड पूछेंगे भाई पॉकेट में तो दिया था, क्या हो? वो देंगे एक्स्ट्रा, उसका प्रॉब्लम नहीं, बट डेफिनेटली विल आस्क यू कि कहाँ पे पैसा गया। एंड जितना डिसाइड होता है मंथली तो पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं, 10,000 5,000 जो भी आपका डिसाइड है, 20,000 जो भी, वाटर बनी रेट, तो वैसा है। तो खाली पैसा अरेंज करके मतलब नहीं, उसका सही यूज होना क्या है, जरूरी है। तो एलोकेशन ऑफ फंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नाउ सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड, ध्यान से सुनना। एलोकेशन मतलब आपने जब 100 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट फाइंड आउट किया था, ठीक है, वो 100 करोड़ में आपने कुछ लिखा रहेगा ना, जैसे जैसे आपने डिसाइड किया कि अपन जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेट्स से 100 करोड़ है, आपने कितना बोरो किया बोलो? आपने बोरो किया 100 करोड़, 60 करोड़ कहां से है, इक्विटी, 40 करोड़ कहां से है बोलो, डिवेंचर बोल सकते हैं आप, बैंक लोन, व्हाट एवर इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। पैसा आने के बाद भी उसका सही यूज करना क्या है, जरूरी है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सही यूज? फॉर एग्जांपल आप सबका पॉकेट में डिसाइड करेंगे, मतलब एक जनरली ऐसा कुछ पेरेंट बोलते नहीं 1 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लिया, बट इन जनरल एक रेंज तो फिक्स है कि नहीं? तो जरा कोई बता सकता है कितना पॉकेट मनी अंदाज? 5,000 से कम है, 5,000 से ज्यादा है? हाँ, जो हॉस्टल में उनका तो बहुत ज्यादा रहेगा। कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? तो अपना खर्चा कितना मंथली 10-15,000 होता है कि ज्यादा होता है? 12,000 होता है सब मिला के। तो टोटल बोलना भाई, पुणे में कितना, 15-20, हाँ 15-16,000 में 20 पकड़ रहा हूँ। तो जो हॉस्टल उनको लगते है क्योंकि पुणे इतना महंगा सिटी, एंड जो पुणे में रहते हैं उनका, कितने लोग पुणे में रहते हैं?
तो पॉकेट मनी नहीं देगा, पॉकेट मनी लेते बैंक से, फिर हाँ तो मतलब ले तो नहीं, क्या बोल रहे हो, मैं वही बोल रहा कि बिना पॉकेट मनी कैसे चल रही है, फिर देखना पड़ेगा तुम किससे था वो खर्च करता रहेगा, फिर ऐसा कैसे होगा बिना पॉकेट मनी, अब हम कैसे सर्वाइव हो सकते हैं। हाँ कितना लगता है मंथली, टेंटेड होगा 5,000 10,000 कितना पकड़ो, 10 5 ओके 5,000, हाँ तो उसका पॉकेट मनी जो पुणे और दूसरे का से एवरेज 5,000 पकड़ के चलो, एग्जाम्पल है ना, हाँ और उसका 20,000 है, हाँ, उसको पार्टी में मांगे तो 20,000 खर्च करे तो और 2,000 है ना, वो अभी जब पास होगा तो उसको लूटना है, अभी नहीं लूटना है। तो ये पैसा अगर अपने गलत जगह पे यूज किया तो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। हाँ तो इसका सही इस्तेमाल भी करना जरूरी है। मतलब क्या, सुनो, पता आप जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 100 करोड़ जो हमने पैसा लाया है, बताइए ये किस पर्पज के लाया रहेगा, इज इट टू बाय फिक्स एसेट। नए प्रोजेक्ट में मैक्सिमम पैसा कहां पे खर्च होता है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, लगता है कि नहीं, एंड रिमेनिंग पैसा एज अ वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ना वो वर्किंग कैपिटल था, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस। और ये दोनों कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अभी स्टूडेंट के लिए बता दो व्हाट इज फिक्स एसेट। आपका जो क्लास का फीस है वन टाइम पेमेंट है, इंस्टीट्यूट का फीस क्या है, वन टाइम है। हाँ एग्जामिनेशन फिर डिपेंड्स कि आप इंस्टीट्यूट से कितना प्यार करते हैं। कुछ लोग एक ही बार प्यार करते हैं, कुछ लोग एक ही अटेम्प्ट में 3-4 बार प्यार करते हैं, तो 3-4 बार देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने कहा एक ही बार प्यार करो, तो डिपेंड्स आप कितना प्यार करते हो उसके हिसाब से है। तो पेरेंट्स ने कहा देख भाई मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मैं क्लास का इंस्टीट्यूट का फीस दूंगा या फिर ये खर्चा करूंगा डे टू डे, दोनों में से एक ही करूंगा, आप कोर्स कर पाओगे क्या। डैड ने कहा कि दोनों में से एक ही होगा, या तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा, इंस्टीट्यूट का फीस और क्लास का फीस वन टाइम, कैपिटल मतलब वन टाइम पकड़ो, नॉट मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, एकदम टेक्निकली जस्ट एग्जांपल दे, या फिर मैं खाली तरह रेवेन्यू खर्चा करूंगा जो इसका है। तो बताओ दोनों जरूरी है, दोनों में से एक जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो ये जो पैसा आएगा यूज कहाँ पे होगा, फिक्स एसेट में होगा और वर्किंग कैपिटल में होगा। अभी कैसे पता चलेगा एज ए इन्वेस्टर, इस महीने तो कंपनी की शेयर्स खरीद लिया, हाउ डू आई कम टू नो कि कंपनी मेरा पैसा सही तरह से यूज कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि देखो खाली पैसा रेज करने से फायदा होगा, उसको सही जगह पे यूज करना है। जैसे आपका जो भी पॉकेट मनी है पुणे में जो रहते हैं उसका एवरेज 5,000, जो ऑस्ट्रेलिया उनका एवरेज 15,000 पकड़ो, तो पैसा आने के बाद अगर उसने गलत जगह पे यूज किया तो शॉर्टफॉल होगा कि नहीं होगा। मतलब खाली फादर ने 15,000 देके मतलब नहीं, सही जगह पे यूज होना जरूरी है। तो फादर कैसे चेक करेंगे कि वो सही जगह पैसा यूज कर रहा है, उसको हिसाब देना पड़ेगा हर महीने कि 15,000 का खर्च कहाँ कहाँ पे हुआ। तो वैसे कंपनी को भी आपको हिसाब देना पड़ता है कि पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। बट मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज किया, तो उसके एक टॉपिक है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको यहाँ पे दिया है। टॉपिक नंबर 3 दिख रहा है आपको, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो उसमें ये टॉपिक उन्होंने मर्ज कर दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे एज ए इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि हमने जो 100 करोड़ रुपए दिया है वो कंपनी ने किस तरह से यूज किया है। क्योंकि कंपनी ने अगर गलत तरह से यूज किया तो कंपनी का कोई प्रॉफिट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कंपनी से अपने को क्या करना है, एग्जिट लेना है। जैसे उसने कहा कि शोल्डर कंपनी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बोले कंपनी क्या कर रही है, पैसा बराबर यूज नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे दिया है, कहाँ पे, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो वहां पे 2-3 टूल है, एक मैंने आपको बता दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। बट आपको जो सिलेबस में कैश फ्लो तो है, फंड फ्लो में देखेंगे है तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। शायद आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है ना पहले, ग्रुप 1 में था ना, क्या नहीं था, ग्रुप 2 में था क्या पहले, तो बेस्ट है। तुम्हारा हुआ है ग्रुप 2, अच्छा, तो मतलब मैं क्वेश्चन पूछने के लिए आसान होता है फिर, नहीं ठीक है। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इससे पता चलता है कि कंपनी को जो पैसा आया वो कंपनी कहाँ पे यूज करती है। तो उसके लिए चैप्टर 3 बनाया गया है। सो 3 मैंने बता दिया, 4 बता दिया, 5। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। टॉपिक नंबर 6 क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपने शायद अप्लाई भी किया रहेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल। बताओ तो, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, सिलेक्ट से मेरे को बताइए,
मैंने उधारी पे माल बेचा है 100 रुपए का, मतलब मेरा डेटर से एंड गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, क्या है मेरा वो डेटर से, मेरे को डेटर से 100 रुपए आने वाला है। डेटर को 100 रुपए का माल बेचने के लिए मैंने आगे से कुछ परचेस किया है, लेट्स से मैंने 40 रुपए का परचेस किया। कितने का परचेस किया? 40 रुपया। तो बताइए जो 100 रुपए मेरे को मिला है उसमें से 40 रुपए का भी मेरे को 1 महीने का क्रेडिट मिला है। तो बोलो जिसको मैंने बेचा वो मेरे को 1 महीने के बाद देगा, कितना देगा 1 महीने के बाद? 100 रुपया। जिससे मैंने खरीदी किया है उसको मेरे को 1 महीने के बाद देना है, कितना? 40 रुपया। तो मेरे को 40 का टेंशन है क्या आज? नहीं है। क्यों? वो 1 महीने के बाद देना है, वो 100 का कहीं से एडजस्ट होगा कि नहीं? 100 रुपया आएगा, उसमें से मैं 40 दे दूंगा। डू यू एग्री? तो मेरे लिए प्रॉब्लम कितने का है? 60 रुपीज का। वो होता है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आज मेरे को पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, आज मेरे को एम्प्लॉय को किधर भेजना है, काम के लिए पैसे चाहिए, स्टेशनरी के लिए पैसे चाहिए, मेरे को 10 सीजन के लिए पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, रिपेयरिंग के लिए चाहिए, एसी का पार्ट टूट गया उसके लिए चाहिए, है ना, चाय पानी के लिए खर्चे चाहिए। तो वो होता है वर्किंग कैपिटल। इसलिए उसका फॉर्मूला कैसे बना है? करंट एसेट माइनस करंट, हाँ, मतलब मेरे को आने का 100 रुपया है, देने का 40 रुपया है, तो 40 तो 100 में से एडजस्ट होगा, जो डिफरेंस है 60 रुपया, उसका मैनेजमेंट अपने को सीखना है कि वो 60 रुपया कहां से लेके आने का, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो टोटल कंपनी दो तरह के फंड्स लेके आती है, एक लेके आती है लॉन्ग टर्म फंड्स, जो होता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता है ना, वो होते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, एंड एक होता है वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नाउ व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, ये भी काफी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, मतलब 1 to 3 years शॉर्ट टर्म, 3 to 5, तो ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डिफाइन होता है, इसका एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अगर मेरा प्रोजेक्ट 20 साल का है तो इवन 6 years कुड बी शॉर्ट टर्म, मेरा प्रोजेक्ट ही 5 साल का है तो 2 years कुड, मतलब ये भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो ये काफी चीजों पे डिपेंड रहता है। आपने पढ़ा रहेगा कि 3 साल मतलब शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म। मैं कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहा हूँ इनकम टैक्स में, वो अलग है, मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा डिसाइड करना, कॉम्प्लीट मतलब उसमें अलग अलग ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब ये प्रैक्टिकली ऐसा कुछ डिफिनेशन नहीं है, आपको गूगल पे सर्च किया तो मिल जाएगा, बट इट इज नॉट कि वो एग्जैक्टली ऐसा है। तो 20 साल के प्रोजेक्ट के लिए 6 साल भी शॉर्ट टर्म होगा कि नहीं होगा? 6 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल ही शॉर्ट टर्म हो जाएगा, है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये जो मेरे को 100 मैंने 40 रुपए लगने वाला, कितना लगेगा? 60 रुपए। ये 60 रुपए कहाँ से लाना है ये मैं आपको डिसाइड, मतलब ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैंने आपको चैप्टर कौन सा बता दिया? 3 बता दिया, 4, 5 एंड 6। बोलो 3 में क्या पता चलेगा अपने को? हाँ, कि कंपनी ने जो 100 करोड़ रुपए बोरो किया है, जो आपका इन्वेस्टर का मेहनत का पैसा है, वो कंपनी अगर सही तरह से यूज नहीं करेगी तो रिटर्न्स आएंगे क्या अपने को? नहीं आएंगे। तो वो पता चलेगा, जिसके अलावा मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिखा, उसमें और भी है पर अभी उसमें मैं नहीं जा रहा क्योंकि अभी मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उस एक टॉपिक में 3 टॉपिक है, वो मैंने मेरे नोट्स में अलग अलग, इसलिए टोटल चैप्टर 7 ही है, बट मेरे इसमें वो 12-13 तक हो जाएंगे क्योंकि मैंने वो सीक्वेंस में करके दिया है ना। जो पहले होना चाहिए वो पहले लिया है, जो बाद में होना चाहिए वो बाद में लिया, ताकि आपको फ्लो में समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं कि पैसा हम कहाँ से रेज कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट वी नीड दैट ऑप्शन वेयर कॉस्ट इज मिनिमम एंड नॉट ओनली मिनिमम, इट हैज टू बी लेस देन प्रोजेक्ट रिटर्न्स, इट हैज टू बी लेस देन। तो प्रोजेक्ट रिटर्न्स कहाँ पे पता चलेंगे? चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। इसका नाम क्या है? हाँ, कि भाई तो कि अपन जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें, अच्छा प्रोजेक्ट सिलेक्शन काफी आसान है, जिसमें रिटर्न मैक्सिमम होंगे अपन क्या करेंगे? प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप 20 करोड़ रुपए 5 बिजनेस में लगा रहे हो तो बोलो फिनेंशियल पैरामीटर का अगर डिसीजन लेना है तो व्हाट इज द कंडीशन? आप 5 प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको डिसीजन लेना है फिनेंशियल पैरामीटर्स पे, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, जहां पे प्रॉफिट क्या है? मैक्सिमम है। तो वो हो गया कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? कंपनी को डे टू डे खर्चों के लिए पैसा लगता है। जैसे कोविड था, बता, कोविड था तो इनकम ही बंद था, बिजनेस ही बनते हैं ना। तो बताओ, सोचो कंपनी ने कैसे, अगर आप उस समय कंपनी के फाइनेंस मैनेजर होते तो आप क्या करते? हैंग टिल डेथ, कि लोगों का सैलरी तो नहीं रोकना है, कहां से देंगे? बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा 2 साल के लिए, जब तक कोविड खत्म नहीं होता तो लोन लेके देंगे आपको, बिकॉज कंपनी बंद भी हो गया तो आई नीड फिक्स अमाउंट, देयर आर फिक्स एक्सपेंसेस, रेंट होगा, है ना, अपनी ईएमआई होंगे,
ईएमआई में तो आरबीआई ने आपको बेनिफिट दिया था कि बाद में भरना, बट सिर्फ इंटरेस्ट को बैंक ने थोड़ी माफ किया था, ईएमआई पोस्टपोन किया था, इंटरेस्ट का मीटर तो डाउन था। तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, करेक्ट ना। तो मतलब मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मैं जितने कलीग्स है या स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप भी आपका फाइनेंशियल ऐसे करना है कि अगर आपको कुछ हो गया, सपोज एक्सीडेंट हो गया एग्जाम्पल, तो 6 मंथ तक आपका घर आराम से चलना चाहिए, उतना आपके बैंक में बैलेंस होना, उतना सेविंग करना है, फिर बाकी जो मस्ती करना है बाद में करना है। तो वेन यू स्टार्ट अर्निंग, जब भी आप अर्न करोगे ना, मैं आपको सबसे भारी लेसन दे रहा हूँ, फर्क सब्जेक्ट का छोड़ दो, कि आपके पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया या आपका जॉब चला गया तो नया ढूंढने के लिए 2-3 दिन का समय लगेगा, उतना पैसा अपने आपके पास रखना चाहिए। तो लेट्स से आपका फिक्स खर्चा 2 लाख रुपए मंथली एज्यूम करो, तो 6 महीने का कितना हो गया 12 लाख। पहले 12 लाख का एफडी करके रखने का, ताकि आपका फैमिली 6 मंथ के लिए क्या हो गया, सेफ हो गया। एंड बाद में फिर मतलब, क्योंकि देखो अभी जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है ना, अनसर्टेनिटी बढ़ने वाली है, कहाँ पे क्या होगा कोई बता नहीं सकता है ना। जैसा अभी वो चैट जीपीटी बोल रहे कि लोग, बहुत लोग के जॉब जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारे इशू आएंगे। तो वी नीड टू हैव सफिशिएंट टाइम टू, अगर अपना ऐसा है कि मतलब सुबह कमाओ शाम को खाओ तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पेरेंट्स हैड सच अ प्रॉब्लम, बट आप अभी अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वंस यू क्लियर योर कोर्स यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, दैट इज 2000% एश्योर। इसलिए आपने क्या करना चाहिए, सेविंग जबरदस्त करना चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भिखारी टाइप रहना है, सरने का सेविंग करना चाहिए, 1 महीना कपड़े नहीं धोएंगे, 10-10 रुपए बचेगा, गलत नहीं मत करेंगे, है ना, मतलब दरिद्री नहीं रहना है ना। हाँ, मतलब मैं चीजें को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट उसको सोच समझ के पैसा खर्च करना है। तो ये आपके पास प्लानिंग होना चाहिए 6 मंथ का। सपोज फैमिली में कोई एक्सपायर, उसकी डेथ हो गई, तो फैमिली को नया बिजनेस या उसकी वाइफ को नया जॉब ढूंढने के लिए समय लगेगा या नहीं से मिलेगा, समय लगेगा नहीं। इसलिए मैं हर एक को बोलता हूँ, जितने मेरे क्लाइंट है सबको बोला कि सर आप इतना पैसा बाजू करके रखना, तुम गाड़ी एक नहीं 100 करोड़ की लो, इधर भी घूमने जाओ, इफ समथिंग हैपेंस टू यू 6 months your family will survive without any problem. That is the biggest financial management you can do. बाकी आप जो सेविंग कर रहे हो तो फ्यूचर के लिए ना, LIC, FD, म्यूचुअल फंड, वो तो फ्यूचर के लिए, वो भी आप बेच सकते हैं, बट उसका रेट उस समय कम भी हो सकता है। सो डोंट रिलाई ऑन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। हाँ, गोल्ड आपके पास अच्छी बात है, क्योंकि गोल्ड इज इमीडिएटली लिक्विड होता है। तो इतना मतलब मैं आपके लिए बहुत बड़ा लेसन दे रहा हूँ आज, कि आप भी जब अर्न करना स्टार्ट करोगे, यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट, कि कुछ भी हो गया तो मैंने मेरी फैमिली के लिए 1 साल के लिए करके रखा है, कि अगर कुछ होता है तो मैं विल रन विदाउट एनी प्रॉब्लम फॉर नेक्स्ट 1 year, सो दैट दे विल फाइंड समथिंग एल्स। मतलब मेरे जितने भी फिक्स खर्चे हैं, मैंने 1 साल का उतना एफडी करके रखा है, कि अगर कुछ होता है तो माय फैमिली विल नॉट सफर फॉर 1 year। ये मैंने डे 1 को मेरे को समझा था जब मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, तो उसी दिन से मैंने, मतलब मेरे को सर ने कहा तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसलिए मैंने सेविंग बहुत करके रखा कि अगर कुछ हो सकता है, देखो कुछ बोल नहीं सकते, बट डोंट वरी, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मेन क्वेश्चन ओके, ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं जैसे एक बता रहा हूँ कि इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, एकदम बैक साइड जाके सोचना है, क्योंकि होता ही चीज है, एक्शन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, क्या नहीं होगा मेरा एक्शन, हो सकता है। डॉक्टर बोला 3 महीने घर पे बैठो, खेल खत्म, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो ये एटलीस्ट 6 मंथ का करना चाहिए, ज्यादा करें तो अच्छा है, बट इतना ज्यादा नहीं करने कि अपन खर्च नहीं कर रहे, मतलब शाम को रोटी एंड पानी खा रहे, वैसा भी नहीं, मतलब दरिद्र भी नहीं रहना एकदम, मतलब वो एकदम इतना सेविंग नहीं करना है कि खत्म ही, ठीक है। एनीवेज, तो ये हो गए 3, 4, 5, 6। अभी 7 है फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म, वो अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अभी आते हैं पहले 2 चैप्टर में। सेकंड जो चैप्टर है वो है इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। सो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, आप जो पैसा रेज करने वाले हो ना, मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए है ना, डिबेंचर्स, वैसे और कौन से इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे आप पैसा रेज कर सकते हो, वो सब बात दिया है। जैसे आपने सुना रहेगा कमर्शियल पेपर, सुना है क्या आपने नाम, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां से आप पैसा रेज करते हो, तो वो सब ऑप्शन वहां पे दिए। तो चैप्टर 2 अगेन पूरा थ्योरी है, जिसमें बस कौन कौन लोग आपको पैसा देने के लिए रेडी है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, उसका पर्पस क्या है, देन कहाँ से पैसा उठा सकते हो, ये चैप्टर 2 में दिया। चैप्टर 2 टोटली थे।
चैप्टर 1 टोटली थेरी, 8, 9, 10, 11 टोटली क्या है? थेरी है। टोटली क्या है? थेरी है। तो ऐसे आपका एफएम का सिलेबस डिजाइन हुआ है। तो अभी तक जो मैंने आपको जो भी कहा, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि पैसा रेस करो, उसको सही तरह से यूज करो, जो अपने इन्वेस्टर उनको रिजनेबल रिटर्न्स दो। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे? पैसा विड्रॉ करेंगे, दूसरे कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, बैंक आपको लोन नहीं देगा, लोगों की ईएमआई टाइम पे दो, पैसा सबको टाइम पे दो। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं तो काफी देखा रहेगा, बड़े बड़े बिजनेस मैन देखे जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा है, बट दे आर नॉट एबल टू पे देयर सैलरी ऑन टाइम। व्हाट इज यूज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन? मेरे तो क्लाइंट का ऐसा ही कि वो पेमेंट स्टाफ का 5 को करते, कभी 10 को करते, 15 को करते, 20। बोला सर क्या फायदा आपका, इतना बड़ा बिजनेस है, यू आर नॉट एबल टू पे सैलरी ऑन टाइम। उनका प्रॉब्लम है कि सामने से पैसा टाइमली नहीं आता है। लोग 6 महीना बोलते हैं और 8-8 महीना पैसा देते हैं। इतना मार्केट में बुरे हालत है। कितना है? बड़े बड़े कंपनीज में नाम नहीं बताऊंगा, 6-8 मंथ का पेमेंट, आज माल सप्लाई किया तो 8 महीने का पैसे देते हैं। तो इतना कैपिटल आप कहां से? हेलो हेलो, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। हेलो 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 हेलो, अभी चेक करो। मोहित, अनुष्का, चेक करो अभी। अच्छा, डायनामिक क्यों बोला है? क्योंकि इतने भी चेंजेस फास्ट हो रहे हैं कि आपको बहुत एवरीडे कुछ ना कुछ नए डिसीजन, जैसे कोविड आ गया सडनली, फाइनेंस मैनेजमेंट प्रेशर की इतना बड़ा कंपनी कैसे चलाएंगे, इतने ईएमआई है, फिक्स ओवरहेड्स कहां से निकालेंगे, पैसा कहां से लाएंगे, प्लस कंपनी को सेल्स भी कुछ भी नहीं है, तो पैसा कहां से लाना है, फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट बेचना है क्या, या बैंक से लोन लेना है। तो इसलिए बोला है वर्ड डायनामिक। तो आपको ये बहुत खतरनाक एरिया, मतलब इसमें लाइक टैक्सेशन एवरीडे चेंजेस होते रहते हैं एंड आपको डिसीजन रोज बदलने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी अपन आते हैं डेटा साइंस के ऊपर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपको नोट्स कल मिल जाएंगे, नोट्स प्रिंट हो गए हैं, सो आपको कल परसों मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। नहीं तो मैं इसका कॉपी, एक कॉपी ग्रुप पे भेज देता हूँ, मतलब अपने पास रहेगा।
अभी जो सेकंड पार्ट है आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो ये आपका मतलब पूरा बिजनेस स्टार्ट करने से प्रॉफिट अर्न करने तक जो भी प्रोसेस है वो सब इसमें हमने कवर किया है कि प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ से पैसा बोरो करना है, कौन सा ऑप्शन बेटर है, इक्विटी बेटर है या ये बेटर है, इन्वेस्टर कैसे चेक करेगा कि मेरा पैसे का सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा 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 कवर। बहुत मस्त सिलेबस, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड अभी आते हैं लास्ट पार्ट पे। जो लास्ट पार्ट क्या है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, नाउ पहला टॉपिक जो दिया वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप बता सकते हैं क्या कि एज अ बिजनेसमैन विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर बिजनेसमैन, आप विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, क्या लगता है आपको कि विच इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स? कैपिटल, ओके, और पैसा, मतलब कैपिटल पैसा, ओके है इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट वेरी वेरी पावरफुल, बोलो क्या है? इंफॉर्मेशन, सही है। तो सबसे पावरफुल रिसोर्स क्या पता है क्या? इंफॉर्मेशन। आपने देखा रहेगा ना, ये स्टार्टअप 1-2 साल में 3-4 हजार करोड़ का बिजनेस कर देते हैं, क्यों? बिकॉज उनके पास वो आइडिया है, बायजूस था, अन अकेडमी है, किस लेवल पर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा दिया, 5,000 करोड़ वैल्यूएशन, 7,000 करोड़ वैल्यूएशन, कितने साल में? 3-4 साल में। हाँ नहीं, सी देखो बिजनेस में हर एक चीज जो ऊपर आती है वो नीचे आना ही है, करेक्ट ना? हर एक बिजनेस कम ज्यादा होता रहता है ना, वो तो मतलब, हाँ नहीं दैट इज ओके, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बताओ ये कंपनी इतना फास्ट कैसे ग्रो हो गए 4 साल में, हाउ डिड दे मैनेज 7,000 करोड़? बिकॉज दे हैड आइडिया कि इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, इस तरह से पढ़ाया। 2016 के पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, देयर वाज नो यूट्यूब एंड नथिंग। 2016 में ये सब स्टार्ट हुआ, फिर हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो ये आइडिया था। तो 2016 के पहले आई कुड रीच ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर इन पुणे फेस टू फेस। आफ्टर 2016 मेरे लिए नेशनल मार्केट है, क्योंकि यूट्यूब आ गया। तो बेसिकली ये जो पूरा सब कुछ है वो सबसे पावरफुल रिसोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन। क्या है? जैसे मैंने आप दोनों को 5-5 हजार रुपए दिए या 5-5 लाख रुपए दिए, मैंने कहा कि अपन 1 साल बाद मिलेंगे, देखते हैं कौन ज्यादा पैसा कमाता है। कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? जो सही तरह से यूज करेगा। यूज करेगा मतलब क्या? जिसके पास नॉलेज हो कहाँ पे यूज करना है, एंड नॉलेज का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। क्या है? हाँ, तो उसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, है ना। और अभी तो ये बहुत ग्रोइंग है, आपने अगर देखा रहेगा बहुत सारे कॉलेज में इसका एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। आईआईटी में कोर्स लाया गया है, आईआईटी में क्या लाया गया कोर्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है बताओ? इंफॉर्मेशन एंड डेटा। जैसे हम मार्केटिंग जब करते हैं तो हम हमारा यूट्यूब पे ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं कि हमारा वीडियो किसको दिखना चाहिए। हम क्या करते हैं? क्राउड सिलेक्ट करते हैं कि नहीं सर? कैसे क्राउड सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम ऐड किया था हमको पता था कि हमारे इस वीडियो को कौन से स्टेट में से, कौन से सिटी में से कितने लोगों ने देखा है, एंड उस बेसिस पे हम हमारा नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो ये क्या बताओ? इंफॉर्मेशन है। आज सबसे पावरफुल रिसोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या है? आपने देखा कि अपने पर आपके एरिया में देखो आज भी बहुत सारे बिजनेस रहेंगे, दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ विद अ मिनिमम क्वालिफिकेशन और नो क्वालिफिकेशन, है कि नहीं? क्यों कर पाए? आइडिया एंड इंफॉर्मेशन है। उन्होंने आइडिया को इंप्लीमेंट किया, नाउ दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। होता है कि नहीं ऐसे? आपके अर्जुन रहेंगे कि नहीं? बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेसमैन, मिस्टर अंबानी, धीरूभाई अंबानी 4th स्टैंडर्ड फेल, पेट्रोल में काम करता है, वर्ल्ड में वन ऑफ द, इंडिया में तो है, वर्ल्ड में भी टॉप 10-20 में है। दे हैड आइडिया कि अपन ये कर सकते हैं, सो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया डेटा एनालिसिस। ये इंजीनियरिंग में भी डाला गया सब्जेक्ट है। इवन यू वोंट बिलीव 8-9 स्टैंडर्ड्स जो सीबीएसई बोर्ड है उनके उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड किया गया है। काफी सारी आपके अगर कोई सिस्टर ब्रदर रहेंगे जो इसमें है तो उनको वो अभी ऐड किया गया है। मैंने परसों के इधर तो भी देखा
फेसबुक पे इंस्टा पे देखा, इधर भी देखा हमने कि नाउ सीबीएसई सिलेबस ने एआई को ऐड कर दिया। अपना एआई से कोई संबंध नहीं है, बस बता रहा हूँ, डेटा साइंस अपना संबंध है ना। तो बताइए आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं कौन से बेसिस पे लेते हैं बताओ? इंफॉर्मेशन, डेटा। तो कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है कि नहीं? तो ये पूरा अपन सीखने वाले हैं कि ये डेटा, अभी इसमें सीखना क्या है, डेटा का एनालिसिस कैसे करना है। बिजनेस डेटा सिंपल है, बिजनेस का डेटा मतलब कौन सा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारा बिजनेस क्या है, क्लासेस का है, तो हमारा डेटा कौन सा इंपॉर्टेंट है कि हमारे में बाहर से कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, कि जिस स्टेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं कि महाराष्ट्र में जितने भी क्लासेस है, नॉट आवर क्लास, वी डोंट हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ। व्हाई? बिकॉज दे वांट टोटल लेक्चर इन इंग्लिश। हम 2013 तक लेते थे बट बाद में इनको नहीं समझता, तो महाराष्ट्र में वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ। महाराष्ट्र में जो उनको इंग्लिश लगता है, इंडियन इंग्लिश, मोर ऑफ इंग्लिश एंड 20% इंग्लिश। बट इफ यू टेक साउथ, आपको भी साउथ है क्या? देखो दे कांट स्पीक इवन हिंदी ऑल्सो। हिंदी बोल सकते हैं क्यों? नहीं बोल सकते, वो हिंदी का प्रॉब्लम है। तो दे वांट लेक्चर ओनली इन इंग्लिश। तो मेरे पास साउथ का क्राउड 10% रहेगा, 10%। बोलते सर हिंदी थोड़ा थोड़ा समझता। बोला मैं तो पूरा पूरा पढ़ा था, तो डोंट टेक माय लेक्चर। मैं बोलता भाई मत लेना, तू दूसरे फैकल्टी लेना, क्योंकि मैं, तुम मेरे से खरीद लेगा बाद में फ्रस्ट्रेट होगा, तू ले मत लेक्चर, क्योंकि फायदा नहीं। हम है ना, वैसे क्वेरी आते बोलते हैं डोंट बाय। We have 80% Hindi, 20% English, and they want full English because we don't understand. And अभी मेरा आज ही फाइनल का बैच खत्म हुआ है ना, फाइनल का, तो उसमें एक स्टूडेंट है हैदराबाद से और एक तमिलनाडु से। तो मेरे लिए इतना चैलेंज किया ना, हिंदी को समझता नहीं, और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ सामने वाले के तारे जमीन पे। तो मतलब ये बैच मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। एक बार हिंदी पढ़ा था, देन बोलता सब फिगर आप इंग्लिश में बोलो। मैंने बोला 27,591, वो हैंग था। बोलता है इंग्लिश 27,945, ऐसा उसको बोलना पड़ता है, और मेरे को आदत हिंदी की है, तो मोस्टली मुझे हिंदी निकल जाता है, उसको इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। इसलिए हम कभी हमारा ऐड कहाँ पे नहीं चलाते, मैं नहीं, कोई भी क्लास में साउथ में क्यों नहीं चलाते? हाँ वो चल सकता है, कब? यू हैव टू रिकॉर्ड लेक्चर्स सेपरेट इन इंग्लिश, देन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। बट वो लिया तो ये 90% मार्केट हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हम नहीं जाते। और वो टीचर कभी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्यों? उनका आपको नहीं समझेगा, तो बोलते आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई स्पीक ओनली इन इंग्लिश, खैर खत्म, है ना। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, ऐसा है। तो ये जो सब्जेक्ट है डेटा एनालिसिस, उसमें आपको क्या दिया है, 4 टॉपिक दिया है। अच्छा यहाँ पे वर्ड एक साइंस आपको बार बार आएगा, इंट्रोडक्शन डेटा साइंस। तो बताओ बिजनेस डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बताओ। मारुति कंपनी को नया गाड़ी लॉन्च करना है ना, तो कैसे डिसाइड करते रहेंगे, बताओ। कंपनी को नया मॉडल लॉन्च करना है, वो कैसे डिसाइड करते रहेंगे, एनी आइडिया? कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा गाड़ी लॉन्च करना है? वो क्या करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं कि नहीं? हाँ, एंड नाउ अभी ट्रेंड किसका है, एसयूवी गाड़ी का ट्रेंड है कि नहीं? अभी सेडान कार कम सेल होते हैं, मैक्सिमम लोग कौन सा लेते हैं, एसयूवी। कहां से पता चला? डेटा। मार्केट रिसर्च किया, मतलब क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। क्या किया? डेटा। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद भी वापस डिसाइड किया कि किस टाइप का एसयूवी। तो अभी 4 मीटर वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी बहुत चलते क्योंकि सस्ते हो, ज्यादा लोग बड़े एसयूवी लेते तो महंगा हो जाता है, कम लेते। तो विद इन 4 मीटर, ये कहां से पता चला? रिसर्च किया, मतलब क्या, इंफॉर्मेशन। तो ध्यान में रखना, नाउ डेज कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, अब आपका खुद का भी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, क्या है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन। जैसे देखो आपको मोबाइल पे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि नहीं, आज ये ऑफर है, वो ऑफर है, कहां से आती है? लोग डेटा खरीदते हैं। आपने सोचा रहेगा ना मेरा डेटा है, इनको कैसे पता चला? हाउ इट इज हैपनिंग, आई एम गेटिंग ऑफर फ्रॉम टाटा स्काई, एयरटेल, टीवीएस का नया गाड़ी लॉन्च हुआ है। ये डेटा खरीदते हैं मार्केट से, क्या करते हैं, डेटा खरीदते हैं, खरीद के फिर दुनिया भर को मैसेज, कोई भी मैसेज आता है, जिम का आता है, कभी अलग अलग मैसेज आते हैं, कोई भी मैसेज अपने को आता है, बोलते अपन कभी इंक्वायरी भी नहीं किया, नया स्कीम लॉन्च किया है, उसका मैसेज आ जाता है। तो ये पूरा, सबसे बोलो कौन सा रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, डेटा। ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, डेटा। अभी आता है वर्ड साइंस, यूज क्यों किया जाता है? बोलो आपने सबने साइंस पढ़ा है कि नहीं? बोलो व्हाट इज लास्ट वर्ड, एंड कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बोलो साइंस का मतलब क्या है?
हाउ डू डिफाइन साइंस? साइंस तो हमने पढ़ा, ये आंसर तो सब दे सकते, और मैंने पूरा इसका जनरल किया, ऐसा कुछ स्पेशल डिस्कशन नहीं किया, बस थोड़े बहुत टेक्निकल आपको बस सिलेबस बताया कैसे डिजाइन किया है। हाँ बोलिए, साइंस का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन साइंस? व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइंस? का मतलब क्या है? विच इज प्रूवन, विच इज प्रूवन, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। तो अगर आपने केमिकल एक्स एंड वाई मिक्स किया तो अगर जेडी बनेगा तो जेडी बनेगा, हर बार अलग। एंड चाय कॉफी वाटर मिक्स किया तो चाय ही बनेगा। लस्सी बन सकता है क्या? बना के दिखाओ, नहीं बनेगा, कितना भी ट्राई किया। थम्स अप बन सकता है क्या? साइंस। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइंस? विच इज प्रूवन, जिसको आप चैलेंज, इसलिए टॉपिक का नाम क्या दिया है? इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये डेटा अपन बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं उसका पूरा डिटेल जानकारी दिया है, ये पहले चैप्टर में दिया है। सेकेंड, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्लास का एग्जाम्पल देता हूँ, या लेट से क्या एग्जाम्पल आपको दूँ, लेट से बैजूस, उनको उनके नए प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है ना, उनको एसएमएस भेजना है। अभी वो उनने किसी बंदे को अप्रोच किया कि मेरे को लोगों के नाम नंबर चाहिए, तो कहां से मिलेंगे? तो उसके एजेंट रहते हैं, वो आपको देते हैं, पर कौन सा लेंगे डेटा? उसने कहा मेरे पास 1 करोड़ नंबर से आपने खरीद लिए, 1 करोड़ नंबर भाई ने खरीद लिए। अभी खरीदने का पता चला इसमें तो कुछ भी नंबर से, उसमें ऐसे लोगों के नंबर जिनका एज 85 हो चुका है ना, मतलब कुछ दिन के बाद कल होना हो ऐसा होगा, एग्जाम्पल दे। तो डेटा को क्या करना पड़ेगा? फिल्टर लगाने पड़ेंगे, जो चैप्टर 2 में दिया है कि जो डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं ना उसको बिजनेस के हिसाब से कैसे मॉडिफाई करना है, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स दिए, कैसे कौन से यूज करके आप डेटा को प्रोसेस करेंगे, और उन्हें क्लीनिंग करना मतलब जो इरर डेटा उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। तो जब कंपनी रिसर्च करती है, कोई भी कंपनी, तो बहुत सारा डेटा क्या होता है? रिलेवेंट होता है। क्या होता है उसको? जैसे आपको अगर गाड़ी लेना है, कार रिसर्च करते कि नहीं, यू विल विजिट 10 डिफरेंट शोरूम्स एंड देन क्या करेंगे? बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज आप क्या करोगे? कट करना स्टार्ट करोगे, एंड फिर चलो अभी ये 2 गाड़ियों में से गाड़ी लेना है, एंड देन आप फिर आप डेटा, वो चैप्टर 2 में दिया है, उसके टेक्निक्स दिए कि कैसे डेटा बिजनेस में एनालिसिस किया जाएगा जिससे बिजनेस का फायदा होगा। तीसरा, डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जैसे अगर आपको याद है अपन ने डीटी वगैरह पढ़ा था, उसमें अपन ने कितने चार्ट देखे थे? बहुत सारे, है ना। तो उसका फायदा क्या होता है कि डेटा कहाँ पे इजी समझ में आता है? थ्योरी से ज्यादा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपको समझ में आता है। तो ये जो बिजनेस का डेटा है उसको किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैनेजमेंट डेटा इनकरेक्ट फॉर्मेट में दिया तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो प्रेजेंटेशन डेटा, प्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन कैसे करना है, कौन से टेक्निक यूज करना है, वो दिया है। एंड लास्ट है डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब आप जो सोचते हो वो नहीं, है ना, ये बिजनेस मॉडलिंग है। हाँ, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। आप जो सोच रहे टीवी देखते हो वो नहीं, फेमिना मिस इंडिया नहीं, दिस इज डिफरेंट मॉडलिंग। नहीं, इसमें डाउट ना, इसमें मैंने पहले बता दिया इसे मॉडलिंग का मतलब क्या है। सो लास्ट में ये डेटा एनालिसिस करके हम क्या करेंगे? बिजनेस के डिसीजन लेंगे। सो दिस इज हाउ योर एंटायर सिलेबस इज डिजाइन। ठीक है, तो आज अपन ने बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि हर एक चैप्टर का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। इस चैप्टर में क्या दिया है? कल से अपन पहले क्या स्टार्ट करेंगे बोलो? सेक्शन भी स्टार्ट करूंगा, थियरी है, थोड़ा बोर हो सकता है बट आई ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। बट अभी है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, एंड हर एक सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आ गया तो अपने मानते हो जाएंगे, तो पास होने के लिए जरूरी है 30 मार्क कंफर्म है। तो ये वही मत करना कि सब पूरा न्यूमेरिकल क्यों नहीं है, क्योंकि सबका इंस्टीट्यूट सोचती है ना, है ना, जिनके न्यूमेरिकल मानते हैं, जिनको रट्टा मारने में मजा आता है, रट लिया छाप दिया, खत्म, दिमाग नहीं लगाने का। तो इंस्टीट्यूट को सबको सोचना पड़ता है। तो ये 4 चैप्टर छोटे छोटे अपन फटाफट उसको कवर करेंगे, एंड फिर बस ओनली न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे 4:15 बजे, एंड कल से अपन नोट्स भी आपको शायद कल मिल जाएंगे। कल से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और बीच में आपको ब्रेक रहता है ना, 2 लेक्चर में ब्रेक है ना, एक होमवर्क दे रहा हूँ, कंपल्सरी करके आना है, चाय पी के आना है, क्योंकि जिसको नींद आएगी वो पूरे क्लास को चाय पिला के आज ही बता रहा हूँ, या फिर आंखें ऐसे पकड़ के बैठना है। 2 ऑप्शन है ना। नहीं सी क्या होता है, पहले 10-15 दिन ये जब चलेगा थियरी, नींद आना लॉजिकल है, क्योंकि थियरी में
है ना, बट आप थोड़ा चाय पी के आना है एंड आई मेक श्योर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको बहुत सारे दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, आपके कोई क्वेरीज है? टाइमिंग मैंने बता दिया। एनी क्वेरीज स्टिल? कोई भी डाउट तो पूछ लो, बोलिए। हाँ, अभी जिनका ओल्ड सिलेबस है, मेरा जीएसटी का बैच 12 से 2 है ना। अभी डीटी खत्म होते ही मैं आपको बता दूंगा, आपको 12 से 2 जीएसटी देखना है। रोज का 2 घंटा है, 50 दिन में जीएसटी हो जाएगा, डोंट वरी। जीएसटी टोटल 100 घंटे का है मैक्सिमम, और अभी सिलेबस काफी इसमें कम किया है, तो डोंट वरी। तो मैंने वो जोड़ के रखा है, बस अब मेरा डीटी चल रहा है। अभी मैं डीटी 1 घंटा ही ले रहा था, अभी आज से 2 घंटा ले रहा हूँ। तो उससे क्या होगा,